हेलो ऑल, वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। मैं हूं आयुष और हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो लास्ट सेशन में हमने सिटीजनशिप को डिस्कस किया, स्टार्ट किया और फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिटीजनशिप के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं, क्या क्या प्रोसेस दिया गया है, कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकती है। आसाम अकॉर्ड को हम लोग समझेंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को हम लोग कवर करेंगे। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड ये क्यों लाया गया? एक्चुअली 1979 में आसाम मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये मूवमेंट ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल आसाम गण संग्राम परिषद, इन दोनों संगठनों के द्वारा शुरू की जाती है और ये एक बहुत ही वायलेंट रूप ले लेती है ये प्रोटेस्ट, और कई लोगों की जान चले जाती है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेटा, ये जो है कुछ 900 के लोग इसमें अपनी जान दे देते हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट शुरू होती है वो इसके खिलाफ होती है कि जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश का पार्ट था, वहाँ से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं आसाम में आ रहे थे। तो उस चीज़ को, इनकी मांग थी कि इस चीज़ को रोका जाए और एक ऐसी लॉ लाई जाए जिससे कि उनको फॉरेनर्स बताया जाए, उनको वो सारे अधिकार नहीं दिए जाएं जो भी वहाँ के इंडिजीनियस पीपल जो हैं, जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं आसाम के, उनको सारे अधिकार उनके पास होने चाहिए नौकरी के लिए या वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए और भी सभी चीज़ों के लिए, और उसमें भी कोई भी डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना होता है, बिल लाना ही पड़ता है। और वो बिल बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के नाम से जानी जाती है, जो कि आसाम अकॉर्ड भी कहलाता है। और इसमें एक स्पेशल प्रोविजंस लगाए जाते हैं और सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय आसाम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस उसमें इंट्रोड्यूस किए गए आसाम अकॉर्ड में। तो इसका जो पहला प्रोविज़न था कि जितने भी लोग आसाम में 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं, जो भी लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो 1 जनवरी 1966 के पहले आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, एंड वो जो है अभी वहीं पे रह रहे हैं आसाम में, वो लोग इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे 1 जनवरी 1966 से, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न इसका कहता है कि वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, आसाम में आए हैं 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले, 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971, इस दोनों डेट के बीच में और ईयर्स के बीच में जो लोग आए हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो बांग्लादेश के से आए हैं और अभी आसाम में रह रहे हैं, उनको एंट्री करानी होगी उनको एंट्री करानी होगी, रजिस्टर कराना होगा उनको। एक जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल होगा उसमें जाकर रजिस्टर कराना होगा एज अ फॉरेनर, और वो लोग जो भी होंगे वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे जिस दिन वो रजिस्टर कराते हैं। उसके 10 साल के बाद, जिस दिन से वो रजिस्टर कराते हैं उसके 10 साल तक वो अगर वहाँ रहेंगे तो उसके बाद वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, ठीक है। बट उस 10 साल में उनके पास वो सारी राइट्स होंगी जो भी एक इंडियन सिटीजन्स के पास होती हैं। उस 10 साल में भी उनके पास सारी वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस उनके पास होंगे जो एक सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास होती है। सिर्फ एक ही राइट्स उनको नहीं दिया जाएगा, वो कौन सा होगा? राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे उनके पास अधिकार होंगे। ऑलराइट, तो ये दोनों प्रोविजंस इसके थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया आसाम अकॉर्ड में आसामीज़ पीपल के लिए। डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कितने तरीके से हम लोग सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं, लॉस्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हमारा 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है,
उसके हिसाब से हम लोग 3 तरीके से अपने सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। उसमें पहला क्या तरीका है, बाय रिनंसिएशन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, अपनी पूरी फुल एज को उसने अटेन कर लिया हो, दैट इज़ 18 या 18 प्लस हो वो उसका एज, और मेंटली स्टेबल हो, कोई भी उसको मेंटल इलनेस ना हो, वैसा व्यक्ति अगर खुद से एक डिक्लेरेशन दे, ठीक है, कि मैं इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता हूँ, तो वो उस वक्त इंडियन सिटीजनशिप उसकी लूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिक्लेरेशन जो उस व्यक्ति ने देना है, डिक्लेरेशन सिटीजनशिप छोड़ने के लिए, अगर वो डिक्लेरेशन वो किसी वॉर के टाइम पे अगर वो डिक्लेरेशन देता है, वैसे वॉर के टाइम पे जिसमें इंडिया भी उस वॉर में इंगेज हो, तो उस वक्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिक्लेरेशन को विथहेल्ड कर सकती है, उसको स्वीकार नहीं सकती है, या उसको किसी बक्से में बंद करके रख सकती है। इतना आप समझ लो कि उस पर कोई भी वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन अब आगे क्या इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति खुद का डिक्लेरेशन दे के इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देता है, तो उसका जो भी उसके बच्चे होंगे, जितने भी माइनर चाइल्ड होंगे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों की भी इंडियन सिटीजनशिप लूज़ हो जाएगी, वो लोग भी लॉस्ट कर देंगे अपनी इंडियन सिटीजनशिप को। लेकिन उसमें ये प्रोविज़न भी है कि अगर वो बच्चा फिर से 18 साल का हो जाता है, अपना फुल एज अटेन करता है, तो उसके पास एक बार ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपना इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है, वो फिर से इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, उसके पास ये एक मौका रहेगा, ठीक है। तो ये था बाय रिनंसिएशन आप कैसे लूज़ कर सकते हो अपनी सिटीजनशिप। दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन आप अपनी सिटीजनशिप कैसे लूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरली ये एकदम पूरे होशो हवास में, पूरे अपनी जानकारी से, ठीक है, विदाउट एनी कंपल्सन और किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर अगर किसी दूसरे कंट्री का उसने सिटीजनशिप ले लिया, तो इस केस में उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है बाय टर्मिनेशन। और तीसरा जो तरीका है जिससे सिटीजनशिप लॉस होती है, वो है बाय डेप्रिवेशन। तो बाय डेप्रिवेशन में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इंडियन सिटीजनशिप को ले लिया है, एक्वायर किया है बाय फ्रॉड करके, तो अगर उस फ्रॉड का पता चल जाता है तो उसका सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। दूसरा है इसमें कि अगर वो व्यक्ति जो भारतीय मूल का वो व्यक्ति है, वो अगर अपने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके लिए डिसलॉयल्टी रखता है, लॉयल नहीं है, तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तीसरा इसमें प्रोविज़न है कि अगर वो व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है और इंडिया अगर किसी वॉर में इन्वॉल्व है, और वो व्यक्ति उस कंट्री के साथ, जिस कंट्री के साथ इंडिया वॉर में है, एनिमी कंट्री के साथ, अगर कोई अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेशन करता है, बातचीत रखता है, तो उस केस में उसकी सिटीजनशिप यहाँ से छीन ली जाएगी। इसके और नेक्स्ट प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वो किसी दूसरे कंट्री में 2 साल तक जेल में बंद रहता है, विदिन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, अगर उसने सिटीजनशिप को एक्वायर किया है थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, तो उस रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के 5 साल के अंदर अगर वो किसी और कंट्री में जाके जेल में चला जाता है 2 साल तक के लिए, तो उसकी सिटीजनशिप यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट इसका एक पॉइंट है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का इंडियन सिटीज़न है, जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास, वो अगर भारत से बाहर जाकर 7 साल कंटिन्यूस बाहर रह जाए किसी विदेशी मूल में, किसी विदेशी देश में, तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जाती है, भारतीय सिटीजनशिप उसका छीन लिया जाता है। ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो OCI है, तो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया और ये क्या होता है, ये अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सितंबर 2000 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी जो कि इंडियन डायस्पोरा के ऊपर थी। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि वैसे सारे इंडियंस जो अभी बाहर रह रहे हों दूसरे कंट्रीज़ में और वहाँ बिज़नेस कर रहे हो या वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो वहाँ पे, तो उनको कहते हैं हम लोग इंडियन डायस्पोरा। तो उसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे LM सिंघवी साहब, ठीक है। और इनको कहा गया कि आप रिकमेंड करिए कि हम जो भी इंडियन डायस्पोरा हैं जो ग्लोबली जो दूसरे कंट्री में इंडियंस रह रहे हैं, उनके साथ हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बना सकें, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें गवर्नमेंट टू दैट इंडियन डायस्पोरा। तो इसके रिगार्डिंग आप हमें कुछ मेजर्स रिकमेंड करिए। तो उसके लिए ये कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो जो कमेटी है वो रिकमेंडेशंस देती है अपनी, और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 2003 का, और एक प्रोविज़न आता है उसके थ्रू कि जो भी लोग बाहर रहते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, तो वैसे 16 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं रखा जाता, इनको हटा दिया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटाकर 16 देशों को चुना जाता है और कहा जाता है कि जो भी लोग यहाँ रहते हैं जो इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं बाय द PIO। PIO क्या है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। जो भी इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं वो लोग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। लेकिन इसका ये कहीं से भी कतई भी मतलब नहीं है कि इंडिया ने ये अलाउ कर दिया कि आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, ये अलाउ नहीं किया। ये एक तरह की सिटीजनशिप है, इसमें बहुत सारे राइट्स आपको नहीं दिए जाते हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहीं रह रहे हैं, उनके पास बहुत सारे राइट्स हैं जो इनके पास नहीं होते हैं। तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस क्लॉज को, उस आर्टिकल को कहीं से भी अंडरमाइन नहीं करता है जो कि ये कहता है कि डुअल सिटीजनशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाद में एक और संशोधन किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट में, और 2005 में एक अमेंडमेंट करके इसके स्कोप को एक्सपैंड किया जाता है, और जो भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे उनको हर कंट्री के लिए, जिस भी कंट्री में भारतीय मूल के निवासी रह रहे हैं, उनके लिए ओपन कर दिया जाता है कि वो लोग भी ओवरसीज सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत की। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अभी भी एक एक्सेप्शन रखा जाता है, इनको ये चीज़ अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर अगर कोई इंडियंस हैं तो वो ये चीज़, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है सर्विस, इसको अवेल नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे 2 कार्ड हुआ करते थे जो दिए जाते थे। एक होता था पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और एक होता था ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड। ये 2 कार्ड दिए जाते थे, और ये देखा गया कि कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोविजंस एक दूसरे को ओवरलैप करते थे इन दोनों कार्ड में। ऑलराइट, जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इन दोनों में से कोई एक कार्ड को ले सकते थे, और दोनों में कुछ कुछ दिए गए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या आप फॉलो कर सकते हैं, क्या आप ट्रेड के लिए कर सकते हैं, भारत में आप किस तरह से अपने जो राइट्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ इसमें ओवरलैप कर जाते थे। तो इसके रिगार्डिंग एक और अमेंडमेंट लाया जाता है 2015 में, और इन दोनों कार्ड को मर्ज करके एक सिंगल कार्ड बना दिया जाता है जो कि होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। ये नई स्कीम लाई जाती है और इन दोनों कार्ड को मर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन थी और जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, और कहीं ना कहीं दोनों का प्रोविजंस भी सेम था, तो बहुत सी टाइम का लॉस और मनी लॉस, इन सब चीज़ों को देखकर, इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके इन दोनों कार्ड्स को मर्ज कर दिया जाता है। पूरा कवर कर लिया। अब जो है हम लोग जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने देखे, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, उसको हम लोग एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि उसका जिस्ट क्या है, समरी क्या है उसकी, और क्यों हम लोगों ने ये सब चीज़ें जो देखी उसका एक सार हम लोगों को पता चलेगा इन सिंगल लाइन। तो आर्टिकल 5 बात करता है कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त सिटीजनशिप का क्या स्टेटस था, कैसे लोगों को सिटीजनशिप बांटी गई, किस तरह पे, किस बेसिस पे, किस ईयर में उनको डिवाइड किया गया कि कौन होंगे सिटीजन्स और कौन नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 6 बात करता है वैसे सिटीजन्स के बारे में
जो कि पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करके आए थे, तो वो उनके पास जो राइट्स थे सिटीजनशिप की वो किस प्रकार से थी, इसकी बात करता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 जो है हमारे पास, ये बात करता है कि वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और फिर से पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, तो उनके पास जो सिटीजनशिप राइट्स थे वो किस प्रकार के थे, उसकी बात करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 है नेक्स्ट हमारे पास, ये उन पर्सन्स के बारे में बात करता है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये बात करता है कि अगर किसी इंडियन सिटीजनशिप जो है, किसी इंडियन के पास इंडियन सिटीजनशिप है, वो यहाँ का सिटीजनशिप होते हुए कहीं बाहर की अगर सिटीजनशिप को एक्वायर कर ले वॉलंटरली, तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप छीन ली जाती है। तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके बारे में आर्टिकल 9 डिस्कस करता है। आर्टिकल 10 है हमारे पास, ये बात करता है कि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वो कैसे कंटिन्यू होगी, आप इंडियन सिटीजन ही रहोगे अगर आप हो तो, ठीक है। आर्टिकल 11 है हमारे पास, ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप पे लॉ बना सकती है कि आपका कैसे सिटीजनशिप छीना जाएगा, कैसे आपको दिया जाएगा। इस बेसिस पे जो भी ये लॉज बनेंगे तो उसके क्या क्या पावर हैं पार्लियामेंट के पास, वो बताता है आर्टिकल 11। सो यहाँ तक हम लोगों ने अब पूरा कवर कर लिया सिटीजनशिप। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करेंगे और उसको भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि आर्टिकल 12 to 35 जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है, वो हम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं कहीं पे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ सिटीजनशिप इज़ ओवर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो and please share it with your friends. Thank you so much.